हेलो। चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री महाकाल। मैं कुमार विनय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने रोजगार विद अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो साथियों, आज से आपकी इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी शुरू हो चुकी है मेरे दोस्त, और आपको अर्थशास्त्र का अध्ययन, जैसा कि बताया था, इकोनॉमिक्स जो है वो मैं पढ़ाऊंगा। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने रोजगार विद अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कई लोग मुझे जानते होंगे, कई लोग मुझे नहीं भी जानते होंगे। खैर, जानने पहचानने में क्या है, वो तो हम लोग मुलाकात करेंगे तो सब कुछ बातें होगी ही होगी। तो भैया मैं एक बार अपना परिचय दे देता हूं, उसके बाद में फिर क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। तो मेरा नाम विनय कुमार है और मैं आपको प्रतिदिन रात 9:30 बजे से लगाकर के 10:30 बजे तक इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी का अध्ययन करवाऊंगा। ठीक है। और मैं यहां पर देख पा रहा हूं हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं। विवेक, अमित, अजीत, अशोक, रमन, प्रभात, ठीक है, और अमृत, उसके बाद में आशीष, जॉन्स, अमन, जितेंद्र, तमाम साथी जुड़े हुए हैं। आप सभी को जय महाकाल, आप सभी को राधे राधे, आप सभी को खूब सारा प्यार, है ना। अब आप मेरे साथ में लगभग, ध्यान रखना, आप मेरे साथ में, मेरे साथियों, लगभग 1 महीना मेरे साथ में आप जो है यहां पर अध्ययन करेंगे, है ना। तो इकोनॉमिक्स का जो मूल रूप से आपकी क्लासेस होने वाली है, वह आपकी करीबन 25 से लगाकर के 30 क्लासेस होने वाली है, अगर आपकी परीक्षा को ध्यान में रखा जाए तो। मेरे साथियों, ध्यान रखना, क्या क्या खास बातें हैं इसके अंतर्गत, हम कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, उसकी आज मैं रूपरेखा आपको बताऊंगा। ध्यान रखिएगा, उसकी रूपरेखा में आज आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से हमें उसको पढ़ना है, उसको आगे बढ़ाना है। ठीक है। तो चलिए, सभी का नाम लेना बड़ा मुश्किल है मेरे दोस्त, क्योंकि सब लोग लगातार जुड़ रहे हैं और सभी अपने अपने तौर तरीके से मेरा अभिवादन कर रहे हैं। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। और उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि मैं आप लोगों को यहां पर पढ़ा रहा हूं, तो बहुत ही अच्छी बात है, अपने आप में गौरवान्वित बात है। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस का एक रूपांतरण बताता हूं, सिलेबस के बारे में एक चर्चा कर लेता हूं मेरे साथियों, कि हम किस तरीके से जो है इस क्लास को डिजाइन करेंगे, किस तरीके से हम लोग जो है यहां पर आप लोगों के लिए क्लास लेकर के आने वाले हैं। तो आइए, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लास के बारे में डिस्कशन करवा देता हूं कि हम लोग जो है किस तरीके से यहां पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर चर्चा की मैं बात करूं तो यहां पर इंट्रोडक्शन की मुझे बात करना पड़ेगी। यहां पर मैं सिलेबस की बात करूंगा कि हमारा मूल रूप से सिलेबस क्या है, हमारा मूल रूप से पाठ्यक्रम क्या है मेरे साथियों। तो सिलेबस को आप पाठ्यक्रम के नाम से भी जानते हैं, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं पाठ्यक्रम या सिलेबस। सभी लोग पहले सिलेबस को समझेंगे, क्योंकि जब तक हम सिलेबस को नहीं समझेंगे तब तक हम कैसे जानेंगे कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो आइए, सबसे पहले हम लोग सिलेबस की ओर चर्चा करते हैं और हमारे सिलेबस में किन किन चीजों को शामिल किया जाना चाहिए, क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए और तरीका क्या होना चाहिए, आज इसके बारे में हम विशेष रूप से आपसे बात करने वाले हैं। ठीक है। तो जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे मेरे साथियों, जितने बचे हुए साथी हैं। इसके सिलेबस को मैं अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके देखूंगा मेरे दोस्त। इसके सिलेबस में सबसे पहले मेरे साथियों जो आज की क्लास भी है आपकी, वो है इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। पहले हम परिचय करेंगे, विषय से संबंधित परिचय करेंगे कि विषय क्या है और सब्जेक्ट में हमें किन किन चीजों को पढ़ना है, वही इंट्रोडक्शन। दरअसल इसे आप लोग सिलेबस के अंतर्गत भी रख सकते हैं। पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि परिचय क्या है मेरे दोस्त। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात मेरे साथियों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिन लोगों ने मुझसे पहले विनर बैच में पढ़ रखा है या किसी भी बैच में पढ़ रखा है, आप लोगों को नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग मेरे साथियों सीधे सीधे जो है अपनी क्लास को रिवाइज कर लेना, और नोट्स जो बने बनाए हैं, ये पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे आपको। इसको आप लोग क्या करेंगे, तो इसको लिख लेंगे। ठीक है, इसको पीडीएफ निकलवा के आप इसको पढ़ लेना। तो बार बार आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जो खास खास चीजें होगी वो मैं करवाने के लिए तैयार हूं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, यहां से आपका पूरा हो जाएगा। तो परिचय हम लोग पढ़ेंगे मेरे दोस्त। परिचय जब हम पढ़ लेंगे, सामान्य परिचय की हम बात करेंगे, इंट्रोडक्शन की हम बात करेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे मेरे साथियों अर्थव्यवस्था के प्रकारों की, कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार है मेरे साथियों। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रकारों की हम बात करेंगे। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में,
तो भैया इकोनॉमी के टाइप्स कितने होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की हम बात करेंगे कि इकोनॉमी के कितने प्रकार है। आपने सुना होगा मेरे साथियों, नहीं सुना है तो मैं आपको सुनाऊंगा ही अभी थोड़ी देर बाद कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी कितने प्रकार की है, क्या कुछ चर्चाएं हैं इसके बारे में, वो सारी चर्चाएं हम लोग यहां पर करने की कोशिश करेंगे। जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में मैं एक आर्थिक क्षेत्रों की बात कर लूंगा, इकोनॉमिक सेक्टर की बात कर लूंगा कि आर्थिक क्षेत्र किसे कहते हैं। आपने देखे होंगे ना, हर कोई व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं काम करता है, चाहे वो इंडस्ट्री में करे, चाहे वह मेरे दोस्त आप लोगों का कृषि में करे, किसी भी रूप में करे मेरे साथियों। तो ध्यान रखिएगा, आर्थिक क्षेत्र या इसी को हम लोग इकोनॉमिक सेक्टर के नाम से हम इसे जानते हैं। तो आर्थिक क्षेत्र हम लोग पढ़ने वाले हैं, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक सेक्टर के अलावा मेरे साथियों, तो यहां पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फिर अगला चैप्टर, वो है आपका राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम वाला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। ध्यान रखना, मैं पहली बार ऐसा कर रहा हूं कि इंट्रोडक्शन और इन सब टॉपिक के बाद में मैं नेशनल इनकम पढ़ा रहा हूं। हालांकि नेशनल इनकम अपने आप में एक टफेस्ट मतलब पॉइंट है, या मैं कहूं कि थोड़ा सा जटिल अवधारणा है, लेकिन फिर भी मैं जबरन मेरे साथियों नेशनल इनकम को आपको पढ़ाऊंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा और गारंटी के साथ आपको समझ में भी आएगा। जब राष्ट्रीय आय हम लोग पढ़ लेंगे, इसके अंतर्गत हम जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, पर कैपिटा इनकम किसे कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय क्या है, वो सारी बातें मैं मेरे साथियों आपको बताने वाला हूं। तो आप निश्चिंत रहिएगा, वो मेरी जवाबदारी है कि मुझे किस तरीके से इसको पढ़ाना है, ठीक है। फिर मेरे साथियों राष्ट्रीय आय के बाद में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, तो कर व्यवस्था पढ़ाने वाला हूं, टैक्स स्ट्रक्चर। आपको पता है कर व्यवस्था, कर व्यवस्था का मतलब यह है मेरे साथियों टैक्स स्ट्रक्चर, या आप लिखे कि टैक्स सिस्टम, ठीक है। और कर में मैं डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनसे आपको रूबरू करवाऊंगा। कौन कौन से डायरेक्ट टैक्स है, कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। और जब कर व्यवस्था हो जाएगी तो इसी में मैं इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आप इसे कहते हैं, तो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज या सर्विसेज टैक्स आप इसे कहते हैं मेरे दोस्त। इसके बारे में आपसे रूबरू करवाऊंगा कि भैया जीएसटी क्या होता है। तो जीएसटी के बारे में भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता। तो आप सभी जानते हैं इसकी महत्वता कितनी है, तो इसे भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे, इसे भी हम लोग आसानी से ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले हैं। ये वाला पार्ट हम लोग करेंगे। इसके बाद में फिर क्या पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसके बाद में अगर हम बात करें कि इसके बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा इसके बाद भी हमारे पास में कुछ विशेष टॉपिक रह जाएंगे जिन्हें हम लोगों को कवर करना पड़ेगा। अब वो टॉपिक कौन कौन से हैं जिन्हें हमें कवर करना पड़ेगा मेरे दोस्त, तो आइए जरा मैं उनकी बात कर लेता हूं यहां पर, है ना। तो ये सिलेबस का अगला पार्ट है जो कि मैंने यहां पर बनाने की कोशिश की है। जब मैं जीएसटी आपको पढ़ा दूंगा और कर व्यवस्था आपको पढ़ा दूंगा मैं, इसके बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा मेरे साथियों, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका। और वो टॉपिक क्या है, तो ध्यान रखिएगा गरीबी और बेरोजगारी। क्या टॉपिक है वो, पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो गरीबी और बेरोजगारी वाला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। गरीबी और बेरोजगारी वाला जो टॉपिक है आपका, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इसे आप अंग्रेजी में किस नाम से जानते हो, तो पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं इसको, पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आप इसे कहेंगे। क्या बोलेंगे, पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से आप इसे जानेंगे। इसको हम लोग करने वाले हैं पूरा, ठीक है। तो पुअर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, ये वाला टॉपिक भी आपको याद रखना है, अनएम्प्लॉयमेंट, इसे हम लोग कवर अप करेंगे। इसके बाद में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा, जब जीएसटी हो जाएगा, आपका टैक्स सिस्टम हो जाएगा, नेशनल इनकम हो जाएगा, ना गरीबी और बेरोजगारी हो जाएगा, इकोनॉमिक सेक्टर हो जाएगा, इसके बाद में मैं आप लोगों के लिए बैंकिंग चैप्टर उठाने वाला हूं। कौन सा चैप्टर उठाने वाला हूं, बैंकिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप मुझसे कहेंगे कि सर अगर हमें पढ़ना है, ध्यान रखना, वो टॉपिक है आपका मुद्रा और बैंकिंग। मुद्रा और बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग वाला टॉपिक मेरे साथियों, मुद्रा और बैंकिंग वाला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो मनी एंड बैंकिंग के नाम से हम इसे जानते हैं। क्या बोलेंगे, मनी एंड बैंकिंग। तो ध्यान रखिएगा, मैं मनी एंड बैंकिंग भी आपको पढ़ाऊंगा। तो मनी एंड बैंकिंग आपको पढ़ाऊंगा। इसी के अंदर मैं बहुत सारी चर्चाओं के बारे में डिस्कस करूंगा। जैसे मैं आपको बताऊं तो एक बिंदु आपने सुना होगा, विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन। तो डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में भी यहां पर आपसे मैं रूबरू
करवाऊंगा आप लोगों को विमुद्रीकरण। रात को 8 बजे मोदी जी आते हैं और कहते हैं मित्रों साथियों आज रात 12 बजे के बाद फलाने फलाने नोट जो है वो बंद हो जाएंगे और नए नए नोट जो है वो जारी करने की घोषणा कर देंगे, है ना। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं हम लोग यहां करने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे चर्चा करूं मेरे दोस्त, तो एक और टॉपिक आपका अवमूल्यन है, अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन। उसको मैं बताऊंगा कि अवमूल्यन क्या होता है ना। एक टॉपिक आपका मुद्रास्फीति है, उसको मैं बताऊंगा। तो ध्यान रखिएगा, इस मनी एंड बैंकिंग में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिनको मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। जैसे अगर आप कहेंगे कि सर इनमें भी टॉपिक बता दो, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको मुद्रास्फीति पढ़ाऊंगा। मुद्रास्फीति पढ़ाऊंगा। मुद्रास्फीति को आप लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे साथियों? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति, या इसी को आसान भाषा में कहते हैं तो महंगाई। ये आपको पढ़ाने वाला हूं। इन्फ्लेशन का जस्ट उल्टा होता है अवस्फीति। ध्यान रखना, मुद्रास्फीति का ठीक उल्टी स्थिति अवस्फीति होती है, जिसे हम लोग डिफ्लेशन के नाम से जानते हैं, डिफ्लेशन। तो भैया महंगाई के बाद में मंदी की स्थिति, वो भी हम लोग यहां पर पढ़ने की कोशिश करेंगे, ध्यान रखिएगा। वहीं पर इसके अलावा मैं आपको विमुद्रीकरण पढ़ाऊंगा मेरे साथियों। विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण में आपको पढ़ाऊंगा, जिसे आप लोग डीमोनिटाइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? डीमोनिटाइजेशन। डीमोनिटाइजेशन आप इसे कहते हैं। और फिर मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा मेरे दोस्त विमुद्रीकरण के अलावा आप लोगों के लिए अवमूल्यन। अवमूल्यन भी आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे आप डीवैल्यूएशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? डीवैल्यूएशन कहते हैं, ध्यान रखना। इसके अलावा देखो, बैंकिंग में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। जैसे मैं एक आध एग्जाम्पल आप लोगों के लिए रखूं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। उसी के साथ मेरे साथियों, ठीक है, आपको मौद्रिक नीति के बारे में पढ़ाऊंगा। मॉनेटरी पॉलिसी, जहां से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आते ही आते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इसे कौन बनाता है, उसके बारे में भी बेसिक सा मैं आइडिया आप लोगों को दूंगा कि मॉनेटरी पॉलिसी में कैसे क्या, रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, ठीक है। उसके अलावा तमाम प्रकार की जितनी भी बातें हैं उन सब के बारे में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के लिए यहां पर। तो मतलब मैं छोटे छोटे टॉपिक या सब टॉपिक नहीं लिख रहा हूं, एक मैन टॉपिक लिख रहा हूं। जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद में हम लोग जो अगले बिंदु की ओर बढ़ेंगे मेरे साथियों, वो बिंदु कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा, जो अगला टॉपिक है आप लोगों का, जो कि मैं यहां पर आपको कराने वाला हूं, वो क्या कराने वाला हूं, तो ध्यान रखिएगा, उस टॉपिक को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो उस टॉपिक को मेरे दोस्त हम लोग जो है उसके नाम से जानेंगे। किसके नाम से? तो ध्यान रखिएगा, पंचवर्षीय योजनाएं, 5 ईयर प्लान, या फिर इसी को इकोनॉमिक प्लान के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैं बता देता हूं आप लोगों के लिए, तो मैं यहां पर आपको क्या पढ़ाने वाला हूं इसके अंतर्गत। तो मेरे साथियों, मैं आपको पंचवर्षीय योजना पढ़ाने वाला हूं। पंचवर्षीय योजना मेरे दोस्त, अंग्रेजी माध्यम वालों, इसको आप 5 ईयर प्लान के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हैं? 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना के नाम से हम इसे जानेंगे, जिसे आप लोग 5 ईयर प्लान FYP के नाम से मैं लिख देता हूं। इसके बारे में पढ़ेंगे। और पंचवर्षीय योजना से संबंधित मेरे साथियों आपको मैं वित्त आयोग के बारे में इसमें पढ़ाऊंगा। वित्त आयोग को आप लोग अंग्रेजी में किस नाम से जानते हो? फाइनेंस कमीशन के नाम से जानोगे। तो ध्यान रखिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं FC। FC का मतलब होता है फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। अभी हाल ही में मेरे साथियों 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया, तो वो सब क्या लफड़ा है ना। इसके बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन मेरे साथियों। तो योजना आयोग के बारे में आपने सुना होगा, हालांकि योजना आयोग प्लानिंग कमीशन बोलते हैं हम लोग, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं PC, ध्यान रखना। इसके अलावा अब योजना आयोग रहा नहीं है, अब नीति आयोग रह गया है मेरे साथियों। तो एक आयोग मैं आपको बताऊंगा, नीति आयोग। क्या बताऊंगा? नीति आयोग मेरे साथियों। और नीति आयोग को भी NITI हम लोग लिखते हैं, नीति आयोग याद रखना है। इसके अलावा NDC, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ध्यान रखना, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद मेरे साथियों, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसे हम लोग अंग्रेजी में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC के नाम से जानते हैं, तो ये भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। यहां तक बात आई आपको समझ में? तो ये सारी की सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर और क्या क्या बात मेरे साथियों, तो ध्यान रखना, इस बार मैं जो कराने वाला हूं वो करंट इकोनॉमी को भी एक साथ ही कराने वाला हूं। करंट इकोनॉमी, करंट इकोनॉमी भी मेरे साथियों एक साथ कराने वाला हूं। अब करंट इकोनॉमी का मतलब क्या है? तो करंट इकोनॉमी का मतलब मेरे साथियों ध्यान रखिएगा,
ध्यान रखिएगा मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति जो है उसमें जो उतार चढ़ाव हुए हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि रेपो रेट कितनी है, रिवर्स रेपो रेट कितनी है ना, बैंक रेट कितनी है, एसएलआर कितना है, सीआरआर कितना, ये सब समझ में आएगा जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। ध्यान रखिएगा। दूसरा, बैंक और उसके प्रमुख डायरेक्टर मेरे साथियों, बैंक और उसके प्रमुख, बैंक और प्रमुख मेरे साथियों, आईसीआईसी बैंक के प्रमुख कौन है ना, अलग अलग संस्थाएं जैसे आपको एचडीएफसी के प्रमुख देखने को मिलेगा, इन सब के बारे में भी बताऊंगा। यही करंट इकोनॉमी का पार्ट है। और एक और महत्वपूर्ण पार्ट मेरे साथियों करंट इकोनॉमी के अंतर्गत ही आती है, वो आती है मेरे साथियों आपकी योजनाएं। ध्यान रखना, योजनाएं, योजनाओं का मतलब होता है प्लानिंग, कि कौन कौन सी योजना किससे संबंधित है, यह भी मैं आपको कराने वाला हूं। हालांकि ये मैं अभी तक नहीं कराते आया हूं, लेकिन इस बार मैं आप लोगों के लिए कराऊंगा। अब ध्यान रखना, आपकी क्लास के लिए महत्वपूर्ण क्या है भाई, हम ये सब तो हर बार कराते ही कराते हैं, लेकिन बोले गुरुजी आप कोई ऐसा कारण बताओ जिस वजह से हम आपकी क्लास ले। तो मेरे दोस्त, मैं एक बढ़िया सा आपको एक कारण बताता हूं क्लास लेने का। क्लास को चाहे आप नोट्स मत बनाओ, लेकिन आप लोगों को अपने कान, अपनी आंखें बिल्कुल, और आपकी जितनी भी इंद्रियां है ना, उन सब इंद्रियों को ध्यान रखना, उन सब इंद्रियों को बिल्कुल आपको है ना तरोताजा रखना है कि नहीं यार अब पढ़ना ही है, ठीक है। वो सब भी हम करवाएंगे, उसकी गारंटी मेरी है। तो आप लोगों के लिए इसमें स्पेशल क्या है, आप लोगों के लिए इसमें स्पेशल ये है मेरे साथियों कि जब मैं आप लोगों के लिए, सुनना मेरी बात को, जब मैं आप लोगों को परिचय करवा दूंगा, अर्थव्यवस्था के प्रकार करवा दूंगा और आर्थिक क्षेत्र करवा दूंगा, जब ये तीन टॉपिक करवा दूंगा, इसके बाद में मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर के आने वाला हूं, तो ध्यान रखिएगा आर्थिक क्षेत्र तक, यहां तक मेरे साथियों ध्यान रखना, ये जो तीन टॉपिक मैं करवाऊंगा, इन तीन टॉपिक के बाद में मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं पीवाईक्यू, या फिर ऐसे क्वेश्चंस लेकर के आने वाला हूं जिससे आपकी परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना बनेगी। ध्यान रखना। दूसरी बात मेरे साथियों, राष्ट्रीय आय वाला टॉपिक जब मैं आपको करवा दूंगा, इसके बाद फिर से एक क्लास पीवाईक्यू की लेकर के आऊंगा, क्योंकि राष्ट्रीय आय ही अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। कर व्यवस्था और जीएसटी, जब इन दोनों को करवा दूंगा तो यहां पर फिर से एक पीवाईक्यू की क्लास लेकर आने वाला हूं। यह चार्ट केवल मैं बोला बाली नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना, यह मैं बना करके दे रहा हूं, ताकि अगर मैं ये नहीं करवाऊं तो आप मुझे बोल सको कि सर वो टॉपिक के बाद पीवाईक्यू कहां गए। आ रही बात समझ में? जब मैं गरीबी बेरोजगारी करवाऊंगा, मुद्रा और बैंकिंग करवा दूंगा, ये सारे टॉपिक करवा दूंगा। देखो, मुद्रा में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जितनी भी हमारी नेशनलाइज्ड बैंक है, चाहे वो एसबीआई हो, पीएनबी हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कैनरा बैंक हो, सिंडिकेट बैंक हो, जितनी भी सब बैंक है मेरे साथियों, ध्यान रखना, उन सब के बाद भी मैं यहां पर क्या कराने वाला हूं, तो पीवाईक्यू कराने वाला हूं। तो ध्यान रखिएगा, इन बैंकिंग चैप्टर के बाद में मुझे पीवाईक्यू करवाना है। वहीं पर पंचवर्षीय योजना, वित्त आयोग, योजना आयोग, नीति आयोग, एनडीसी, इसके बाद में भी मैं आपको क्या कराने वाला हूं, पीवाईक्यू कराने वाला हूं। क्या कराने वाला हूं मेरे दोस्त? पीवाईक्यू कराने वाला हूं। और जब करंट इकोनॉमी में आपको पढ़ाऊंगा, मौद्रिक नीति, बैंक और प्रमुख, इसके बाद में ध्यान रखना एक टॉपिक और मेरा छूट गया है, मैं यहां पर उसको भी कवर अप कर लेता हूं। ध्यान रखना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और वो टॉपिक क्या है ना, करंट इकोनॉमी के पहले ही, दरअसल एक मिनट, करंट इकोनॉमी के पहले ही मैं उस टॉपिक को कराऊंगा ऐसे तो, लेकिन फिर भी मैं यहां पर लिख देता हूं। ध्यान रखना, उस टॉपिक का नाम क्या है, तो उस टॉपिक का नाम है जनगणना। क्या बोलूंगा? जनगणना। जनगणना मैं क्यों करवाऊंगा आपको, आखिर क्या कारण है जनगणना करवाने का? इसलिए यह कारण बनता है जनगणना करवाने का क्योंकि आपकी जो एक बैच है, विनर बैच, उसमें भी ज्योग्राफी में ही पढ़ा रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी में ही पढ़ाऊंगा तो मेरी ही जिम्मेदारी में वो आएगी। ध्यान रखिएगा, एसएससी जीडी के लिए और एसएससी सीजीएल के लिए मेरे साथियों, एसएससी की कोई भी एग्जाम हो, आप लोगों के लिए बढ़िया शानदार रहेगा, यह बात ध्यान रखना, ठीक है। तो अब जब ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में मैं आपको बताऊं मेरे साथियों, यहां पर एक पूरे के पूरे, ध्यान रखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि पूरा का पूरा जो चैप्टर है, फाइनल पीवाईक्यू हम बात करें मेरे साथियों, फाइनल पीवाईक्यू या प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको लेकर के आने वाला हूं। अब जरा देखो कि मैं कितने क्लास केवल और केवल पीवाईक्यू की लेकर के आने वाला हूं यहां पर, वो जरा देखो, ठीक है। मैं कितनी क्लास लेकर के आने वाला हूं, 1 2 3 4 5 6। मेरे दोस्त खुश हो जाना चाहिए आप लोगों को, मैं 6 क्लास केवल और केवल आपकी ऑब्जेक्टिव या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या संभावित क्वेश्चन की ही लेकर के आने वाला हूं। यह बात आपको ध्यान रखना है कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैं 6 क्लास केवल और केवल आपकी ऑब्जेक्टिव या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या संभावित क्वेश्चन की ही लेकर के आने वाला हूं। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
यह बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, शानदार। इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये दोनों ही बातें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, दोनों ही बातें। अब इसको नोट डाउन कर लो भैया आप लोग अपने अपने हिसाब से कि गुरुजी क्या क्या कराने वाले हैं, ठीक है। गुरुजी क्या क्या कराने वाले हैं ये नोट डाउन कर लेना, और ये खाका आपके दिमाग में बैठा रहना चाहिए, ठीक है, कि गुरुजी किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो भैया ये मेरा पूरा का पूरा एक सिस्टम रहेगा, मेरा पढ़ाने का एक तरीका रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए फिर, उम्मीद करता हूं आपको यह बात समझ में आई होगी। कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे साथियों मेरी इस बातों को समझ गए कि हां सर किस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं। एक बार जल्दी से मुझे थंबनेल का निशान बना करके और दिल फेंक करके बता दो कि हां सर एवरीथिंग इज ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट द क्लासेस, है ना, हम लोग परिचय की ओर शुरू कर सकते हैं। ऐसा मुझे बता दीजिए मेरे साथियों। देखो, बजट के बारे में आप लोग बता रहे हैं, तो मैं बजट का कुछ हिस्सा यहां पर करवाऊंगा कर व्यवस्था में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बजट की जो क्लासेस है नवीन भैया ने YouTube पर ली है, वो क्लासेस आप करवाइएगा, या मैं उस क्लासेस को मेरी ही क्लास के बाद में ऐड करवा दूंगा। ध्यान रखिएगा, मैं करवा दूंगा, ये मेरी जवाबदारी है। आपका कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो छूटेगा। बेसिक सी बातें तो मैं करवाऊंगा ही कराऊंगा, बजट क्या है, कौन क्या है, ये सब बातें मैं करवाऊंगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो नवीन भैया ने बहुत अच्छे से बताई है, उन बातों को मैं उसी क्लास के माध्यम से आपको कराने वाला हूं, ठीक है। बहुत बढ़िया, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मैंने कहा 25 से 28 क्लास जो है मैं इसके अंतर्गत रखने वाला हूं मेरे दोस्त। तो आज मैं पूरा इंट्रोडक्शन आपको दे दूंगा, अर्थव्यवस्था के प्रकारों के बारे में शुरुआत भी कर दूंगा। कल मैं अर्थव्यवस्था के सारे प्रकार निपटा दूंगा, ध्यान रखना। एक क्लास इसकी, एक क्लास इसकी चाहिए मुझे, फिर मेरे साथियों इसकी मुझे आधी क्लास चाहिए, आर्थिक क्षेत्र के बारे में एक क्लास इसकी चाहिए। 1 2 3 कर लो आप। राष्ट्रीय आय को मुझे पढ़ाने में 2 दिन लगेंगे, ध्यान रखना, है ना। कर व्यवस्था 1 दिन, जीएसटी मेरे साथियों, कर व्यवस्था और जीएसटी दोनों 1 दिन मान लो आप लोग, है ना। गरीबी और बेरोजगारी, ऐसे करके मैं एक चार्ट बना दूंगा जो कि आप लोगों को भी मिल जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, नाउ वी कैन स्टार्ट द सिलेबस। ये तो इंट्रोडक्शन हुआ। अब आप मुझे समझ गए होंगे, मैं भी आपको समझ गया हूं आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, और आपको भी अच्छा लगा होगा मुझसे पढ़ करके, है ना, मतलब एक इंट्रोडक्शन देख करके। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग लगातार ऐसे ही मेरे साथियों, है ना, आगे की ओर बढ़ते रहेंगे और अच्छे से सिलेबस को पूरा करेंगे। देखो, मैं आपको स्टार्टिंग में 2-3 बातें बताना चाहूंगा और फिर हम क्लास की शुरुआत करेंगे। मेरी सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है? मेरी सबसे पहली बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सभी दोस्तों के लिए केवल एक है, और वो बात यह है मेरे दोस्त कि जब भी मैं आपको पढ़ाऊं, समझना मेरी बात को, तब तक आपको कुछ नहीं लिखना है। मैं जब भी पढ़ाऊंगा तब तक आपको कुछ नहीं लिखना है। बोले क्या लिखना है फिर? जब तक मैं ना कह दूं कि हां भैया अब लिखो, तब तक आपको कुछ नहीं करना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है, ध्यान रखना, यह एक ऐसा विषय है मेरे साथियों, जिस विषय के अंतर्गत, समझना मेरी बात को, जिस विषय को अगर आप ढंग से अपने कानों से अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके नहीं सुनोगे, नहीं पढ़ोगे, तो ध्यान रखिएगा आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको अपनी आंखें खोल करके, अपना दिमाग यहीं रख करके, उस समय आपकी बाबू सोना को मैसेज कर देना कि बाबू सोना या बेटा जो भी आप कहते हो, कि विनय सर की क्लास है 9:30 से 10:30, डिस्टर्ब मत करना, उसके बाद अपन खूब प्यार भरी बातें करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, यह विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और तब तक क्वेश्चन मत पूछना जब तक कि मैं आपको बता नहीं दूं या आपसे पूछ ना लूं कि भैया कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर जैसे ही मैंने पूछा कि भैया आप बताओ किसी को कोई दिक्कत, या जैसे ही मैंने टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन करा लिया उसके बाद में, और अगर संभव हुआ तो मैं आप लोगों के लिए डाउट क्लासेस भी लूंगा अलग से। मैं टीम से बात करूंगा कि मुझे डाउट क्लासेस लेना है साथियों के लिए, और मैं आपसे लाइव जुड़ूंगा, जिसमें आप भी हम मुझे देख पाएंगे, मैं भी आपको देख पाऊंगा, या जैसा भी कुछ होगा उसमें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। यह बात आपको ध्यान रखना है, पूरा फॉलो करना है मेरे साथियों। अगर यह कर लिया तो यकीन मानना आपको इकोनॉमिक्स इसके अलावा कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस बात की श्योरिटी मैं आपको देता हूं, ठीक है। अब आ जाओ, अब हम इंट्रोडक्शन के बारे में बातचीत करते हैं। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन सबका बन रहा है, वो क्वेश्चन ये बन रहा है कि सर आप बता दीजिए यहां से संबंधित कितने क्वेश्चन हमारी परीक्षा में आते हैं। तो मेरे दोस्त मान करके चलिएगा आपके करीबन 3 से लगा करके 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आते हैं, और वो भी क्वेश्चन आपके कहां से आते हैं सबसे ज्यादा? तो ध्यान रखिएगा, वो आप लोगों के लिए प्रश्न आते हैं मनी एंड बैंकिंग से,
करंट जो स्कीम्स है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, और एक आध क्वेश्चन बाकी सारे टॉपिक्स को मिला करके आ सकता है। 5 ईयर प्लान और आपका जनगणना सेंसस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, यहां से भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं। तो अब मुझसे मत पूछना बार बार कि सर कितने क्वेश्चन आते हैं। अब मैं अगला ये टॉपिक शुरू करूं मेरे दोस्त, तो ध्यान रखिएगा, अब मैं परिचय के बारे में चर्चा करना चाहूंगा कि परिचय में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए जरा मैं इंट्रोडक्शन की बात आप लोगों के लिए कर लेता हूं कि इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इधर देखेंगे कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं अब इंट्रोडक्शन के अंतर्गत। तो ध्यान रखिएगा, मैं हेडिंग डाल रहा हूं परिचय, और परिचय में क्या चीज मैं पढ़ाने वाला हूं जरा वो समझना, ठीक है। परिचय, परिचय, और परिचय को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन तो मैंने डाल ही दिया है मेरे दोस्त, इंट्रोडक्शन है ना। परिचय को आप लोग किस नाम से जानते हैं, इंट्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। बेसिकली इंट्रोडक्शन में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं जरा वो समझो। हालांकि ऐसे तो मैंने आपको बता दिया है कि इंट्रोडक्शन हम किस चीज का दे रहे हैं और क्या क्या इसके अंतर्गत देखने वाले हैं। देखो, मैं 2-3 शब्दावली या शब्दों की बात करता हूं। एक शब्द है मेरे साथियों अर्थशास्त्र। अगर मैं छोटा लिख रहा हूं तो मैं बोल भी रहा हूं, और आप लोगों को अपने कान खुले रखना है कि गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं। अर्थशास्त्र एक शब्द है मेरे साथियों। क्या है, अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र को आप लोग अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं, इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, अर्थशास्त्र जो है वो इकोनॉमिक्स कहलाता है। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द क्या है, इकोनॉमिक्स। अंग्रेजी में क्या शब्द है इसके लिए मेरे दोस्त, इकोनॉमिक्स शब्द है, जो मूल रूप से आपका कितने शब्दों से मिलकर के बना है। तो ध्यान रखिएगा, 2 शब्दों से मिलकर के बना है। बोले 2 शब्द कौन कौन से मेरे साथियों, तो ध्यान रखिएगा, एक शब्द है आपका अर्थ, और अर्थ का मतलब क्या होता है, धन होता है। धन मतलब वही रुपया, पैसा, रोकड़ा। और दूसरा जो शब्द है मेरे साथियों, वो शब्द कौन सा है, तो वो शब्द है आपका शास्त्र। और शास्त्र का मतलब क्या होता है, तो शास्त्र का मतलब होता है सिद्धांत। शास्त्र का मतलब होता है नियम। ध्यान रखना, शास्त्र का मतलब होता है सिद्धांत या फिर नियम। और अगर आप इन दोनों शब्दों को जोड़ लेंगे, अगर आप इन दोनों शब्दों को जोड़ते हैं मेरे साथियों और इसको पढ़ते हैं, तो मैं क्या बताऊंगा, तो धन से संबंधित सिद्धांत। क्या मैं बोलूंगा मेरे साथियों, धन से रिलेटेड या धन से संबंधित सिद्धांत मेरे साथियों। तो धन से संबंधित सिद्धांत, या फिर आप इसको क्या बोलेंगे, नियम बोल लो। तो धन से संबंधित सिद्धांत या नियम जो है वही अर्थशास्त्र है मेरे दोस्त। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि किसने सटीक जानकारी दी, तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, अर्थशास्त्र के बारे में जिस व्यक्ति ने सटीक जानकारी दी, अगर इसको एक विषय के रूप में हम देखें, अर्थशास्त्र, जैसे बहुत सारे साथी जो है जिनका 11th-12th में आर्ट था, आर्ट सब्जेक्ट था, वो लोग मेरे साथियों इसको एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये एक विषय है, अर्थशास्त्र एक विषय है, तो इस विषय के पिता कौन है, हर जैसे ज्योग्राफी के पिता है, हिस्ट्री के पिता है, वैसे ही मेरे साथियों इकोनॉमी के भी फादर है। तो फादर ऑफ इकोनॉमी किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, सॉरी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स मुझे बोलना चाहिए, अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा अर्थशास्त्र विषय है, इसीलिए अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा अर्थशास्त्र के पिता जो है, अर्थशास्त्र के पिता, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्या बोलते हैं इसको, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर से दोहरा देता हूं मैं, इसी को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से आप जानते हैं। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से आप इसे जानते हैं। किसे कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो ध्यान रखिएगा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आप लोग किसे कहते हैं, तो एडम स्मिथ को कहते हैं। किसे कहते हैं मेरे साथियों, एडम स्मिथ को कहते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ, क्या नाम है मेरे दोस्त, एडम स्मिथ नाम है उनका। तो एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है, अर्थशास्त्र के पिता के नाम से जाना जाता है। एक विषय है और विषय के पिता होते हैं, वैसे ही इकोनॉमिक्स के पिता कौन है, तो एडम स्मिथ है। और एडम स्मिथ ने मेरे दोस्त ध्यान रखना, एडम स्मिथ ने एक किताब लिखी है, ध्यान रखना 1776 में इन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम क्या है, तो ध्यान रखना इनके द्वारा जो लिखी गई किताब है 1776 में, उस किताब का नाम क्या है,
तो उस किताब का नाम है मेरे साथियों वेल्थ ऑफ नेशन। इनकी बुक का नाम क्या है? तो ध्यान रखना, इनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। क्या है मेरे साथियों? वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस इनकी किताब का नाम है। इसे हिंदी में भी लिख लो, हिंदी में भी इसे ऐसे ही लिखा जाता है, वेल्थ ऑफ नेशंस, धन का शास्त्र, वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस इसे हम कहते हैं। 1776 में इन्होंने ये किताब लिखी थी। देखो कभी कभी ये भी परीक्षा में आ सकता है कि एडम स्मिथ कहां के रहने वाले हैं, तो ये स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, स्कॉटलैंड, क्या बोलेंगे? स्कॉटलैंड के ये निवासी है, स्कॉटलैंड निवासी मेरे साथियों, स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं, ये बात भी ध्यान रखना। और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उस पुस्तक का नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, उस पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, ध्यान रखना, 1776 में इन्होंने ये किताब लिखी है। फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि एडम स्मिथ जो है वो किस इकोनॉमी को फॉलो करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, एडम स्मिथ मेरे साथियों ये आपके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एडम स्मिथ ने कौन सी इकोनॉमी को जो है मेरे साथियों समर्थन किया? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। क्या बोलते हैं इसको? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को मेरे साथियों इन्होंने क्या किया है? समर्थन किया, या इसके बारे में इन्होंने बहुत सारी बातें बताई है। तो ये मैंने अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ बेसिक सी बातें बताई, यहां से प्रश्न आ सकते हैं। अच्छा देखो क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए। आई रिपीटेड दिस, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। मैं हाँ कौटिल्य के बारे में बताऊंगा, राहुल पवार जी, डोंट वरी, आई विल टेक दिस, ओके। ध्यान रखिएगा, मैंने ये कहा अर्थशास्त्र अगर एक विषय के रूप में आप पढ़ते हैं, जैसे 11th 12th में मेरे साथियों आप इकोनॉमिक्स पढ़ते, तो वो एक सब्जेक्ट था और हर एक सब्जेक्ट के कोई ना कोई फादर होते ही हैं, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के कोई ना कोई फादर है, जैसे एरिस्टोटल आपने नाम सुना होगा, है ना, हेरोडोटस का नाम सुना होगा, हिकेटियस का नाम सुना होगा आपने। वैसे ही मेरे साथियों इकोनॉमिक्स के भी कोई ना कोई फादर है। और ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स को अगर एज अ विषय, एज अ सब्जेक्ट हम पढ़ें तो इसके फादर कौन है? तो एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के पिता या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये एडम स्मिथ कहां के रहने वाले हैं? तो स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। ये स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं मेरे दोस्त, स्कॉटलैंड के निवासी। पूछा जा सकता है एडम स्मिथ कहां के हैं, तो ध्यान रखिएगा एडम स्मिथ आपके स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनके द्वारा 1776 में एक बुक पब्लिश की गई और उस बुक का टाइटल क्या था, उस बुक का नाम क्या था? तो वेल्थ ऑफ नेशन उस बुक का नाम था। ध्यान रखिएगा, क्या बोलेंगे? वेल्थ ऑफ नेशन उस बुक का नाम था। और एडम स्मिथ किस इकोनॉमी को फॉलो करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, एडम स्मिथ आपकी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को फॉलो करते हैं। यह बात भी आपको ध्यान रखना। इतनी बातें मैंने आपको बताई है। अब देखो, मुझसे जो छात्र पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि सर क्या अर्थशास्त्र एक किताब है? तो मैं कहूंगा हां बेटा, एक किताब भी है अर्थशास्त्र। ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र इज आल्सो अ बुक। ध्यान रखिएगा, और इस किताब को किसने लिखा? जैसे हर एक किताब को कोई ना कोई लिखता ही है, वैसे ही अर्थशास्त्र जी की जो किताब है उसको किसने लिखा? तो ध्यान रखिएगा, उसके जो रचयिता है उसको किसने लिखा? तो उसको लिखा आपके कौटिल्य ने। किसने लिखा? कौटिल्य ने लिखा मेरे साथियों। और कौटिल्य को आप चाणक्य कह दो, कौटिल्य को आप विष्णुगुप्त कह लो, कुछ भी कह लो, आ रही बात समझ में? कौटिल्य को आप कुछ भी कह लो, चाणक्य कह लो, विष्णुगुप्त कह लो, या फिर कौटिल्य कह लो, तीनों एक ही नाम है। जैसे कोई लड़का है, उसकी गर्लफ्रेंड है और उसकी मम्मी भी है, उसके पापा भी है, तो सब अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे मान लो मैं किसी का भी एक नाम ले लेता हूं ऐसे ही फ्रैंकली, ध्यान रखना। जैसे मान लो किसी का नाम है सोनू, तो सोनू को उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है सैम, हाय सैम, वेयर आर यू? आई एम हियर, वेयर आर यू? सोनू की गर्लफ्रेंड उसको बोलती है सेम। सोनू की मम्मी बोलती है ए सोनुडा, ए सोनुडा, क्या है रे सोनुडा, ठीक है। और सोनू के पापा बोलते हैं गेंडा, ए गेंडे, कहां है तो वही व्यक्ति, सुनेगा वही सोनू। आ रही बात समझ में? और सोनू के दोस्त किसी और प्रकार से उसको जानते हैं। आप समझ गए होंगे कि दोस्त किस किस नाम से पुकार सकते हैं उसको, ठीक है। तो बस यही नाम है। तो अगर आपसे यह पूछा जाए, समझना मेरी बात को,
अगर आपसे यह पूछा जाए कि अर्थशास्त्र क्या है, तो अर्थशास्त्र मेरे साथियों एक बुक भी है। अर्थशास्त्र जो है एक बुक भी है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र मेरे साथियों एक किताब भी है। और इस किताब को किसने लिखा है? तो ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र एज अ बुक की अगर मैं बात करूं, एज अ किताब मेरे साथियों अगर इसकी मैं चर्चा करूं, तो अर्थशास्त्र की जो रचना है, समझना, इसकी जो रचना है मेरे साथियों, इसको किसने लिखा है या इसको लिखा किसने है? तो मेरे साथियों इसकी रचना या इसको किसने लिखा, तो ध्यान रखिएगा उस शख्स का नाम क्या है? तो उस व्यक्ति का नाम मेरे दोस्त क्या है? तो इसकी रचना को लिखा है कौटिल्य ने। किसने लिखा है? कौटिल्य ने मेरे साथियों। कौटिल्य नाम है उनका। क्या नाम है? कौटिल्य। उन्हें आप कौटिल्य कह लो। कौटिल्य का ही दूसरा नाम क्या है? तो इसी को आप मेरे साथियों चाणक्य कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इसी को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अब आपसे प्रश्न, परीक्षा में प्रश्न क्या पूछेगा पता है? बोले अर्थशास्त्र अगर एक किताब है तो इसमें किस चीज के बारे में लिखा गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये अर्थशास्त्र जो किताब है इसमें किसके बारे में लिखा हुआ है? तो मेरे दोस्त इसमें मौर्य डायनेस्टी या मौर्य वंश के बारे में जानकारी दी गई है। तो मौर्य वंश से संबंधित है ये। किससे संबंधित है मेरे साथियों? मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र की रचयिता कौन है, तो मेरे साथियों कौटिल्य इसके रचयिता है। अभी हाल ही की मैं बात करता हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था मध्य प्रदेश में, इकोनॉमिक्स से मैंने दिया है वो प्रोफेसर का एग्जाम। उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, अर्थशास्त्र किसने लिखा? हु रिटन अर्थशास्त्र? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हु वाज रिटन अर्थशास्त्र, तो उसमें ऑप्शन था कौटिल्य, उसमें एडम स्मिथ भी आंसर था। तो ध्यान रखिएगा सही आंसर क्या होगा? कौटिल्य होगा, चाणक्य होगा या फिर विष्णुगुप्त होगा। तो ये बेसिक सी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये इतनी बातें आपको पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? जल्दी से एक बार बता दो। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे दोस्त? इतना बताओ। इंग्लिश में भी सर बिल्कुल विवेक भाई, मैंने एवरी एवरी टर्म मैंने अंग्रेजी में यूज किया है, मैंने सब कुछ तो अंग्रेजी में लिखा है ना। मैंने हर चीज, मौर्य वंश को मौर्य डायनेस्टी मैंने बोला, इट इज रिलेटेड टू मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, मैंने हर चीज आपको पढ़ाया है, हर चीज मैंने आपको बताया है। रचना का मतलब है रिटन बाय या रोट बाय। तो भैया कौटिल्य ने लिखा है उसको, कौटिल्य को अंग्रेजी में कौटिल्य कहते हैं। ठीक है, मैं हर चीज को अंग्रेजी में बोल रहा हूं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा अंग्रेजी में लिखूं भी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार शानदार मेरे दोस्त। एक बार मुझे बताएंगे क्या एग्जाम्पल है सर आपके? मैं पहली बार देख रहा आपकी क्लास, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया। धर्मेंद्र भाई, इकोनॉमिक्स को जब तक एग्जाम्पल से नहीं समझाएंगे तब तक इकोनॉमिक्स आपको बोझ ही लगेगी, है ना। और ध्यान रखिएगा, जब हम इकोनॉमिक्स को एग्जाम्पल से समझते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत आसान हो जाती है इकोनॉमिक्स, है ना। बशर्ते अच्छा टीचर होना चाहिए पढ़ाने लायक, और दूसरा यह कि समझ में भी आना चाहिए यार, यह भी जरूरी है, मैं ऐसा समझता हूं, है ना। तो कोई बात नहीं, मैं आपको आगे भी और बहुत सारी चीजें बताऊंगा। ये अर्थशास्त्र से संबंधित मैंने बेसिक सी बात आपको बताई है। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आई होगी। अब ध्यान रखना, मैं अगली बात आपको यहां पर बताने वाला हूं, वो बात क्या है जरा वो सुनो कि वो बात क्या है। दरअसल वो चर्चा में करने वाला हूं आप लोगों के लिए, और वो चर्चा किससे संबंधित है? तो वो चर्चा आपकी संबंधित है मेरे साथियों। ठीक है, तो ध्यान रखना, वो चर्चा किससे संबंधित है आपकी? तो वो चर्चा आपकी संबंधी है अर्थशास्त्र के प्रकारों की। भैया अर्थशास्त्र के दो प्रकार है, वो दो प्रकार कौन कौन से हैं मैं उनकी बात करूंगा। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं अर्थशास्त्र के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र किताब जो है ना, इसको दो भागों में बांट करके देखा गया, ऐसा समझो आप। अर्थशास्त्र, अरे अर्थशास्त्र विषय है, तो भैया अर्थशास्त्र की जो किताब है, अर्थशास्त्र के प्रकार या अर्थशास्त्र का विभाजन, डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स ऐसा लिखें। अर्थशास्त्र का विभाजन, अर्थशास्त्र का विभाजन क्या बोलेंगे? अर्थशास्त्र का विभाजन बोलेंगे। और इसी को हम लोग किस नाम से जानेंगे? तो ध्यान रखिएगा, डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स, डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स।
डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स। आपको पता है अर्थशास्त्र का विभाजन कितने पार्ट में किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र का विभाजन दो भागों में किया गया है। एक को हम लोग क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, एक को हम कहते हैं मेरे साथियों माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक को हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? सूक्ष्म, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लघु। ठीक है, या फिर इसी को एक और शब्द से जाना जाता है व्यष्टि, व्यष्टि अर्थशास्त्र। मैंने क्या बताया? अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में भी है। तो इस विषय को कितने पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा गया है? तो मेरे दोस्त, इस विषय को दरअसल दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा गया है। बोले ये दो पार्ट कौन कौन से हैं? तो एक को बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसी को आप हिंदी में किस नाम से जानते हैं? तो सूक्ष्म, लघु और व्यष्टि अर्थशास्त्र। मैं अभी डायग्राम भी आपको बताऊंगा कि कौन सा व्यष्टि है ये। और एक और होता है जिसे आप लोग किस नाम से जानते हैं? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं मेरे साथियों? मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलेंगे इसको? मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से आप जानते हैं इसको। और बोले मैक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसे आप कहते हैं मेरे साथियों समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, जरा दोनों के बारे में आपको पता चल गया होगा। इसको समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूं ये दोनों बातें आपको समझ में आई होगी। अब जरा आ जाओ, इसको भी हम देख लेते हैं कि मैक्रो और माइक्रो दरअसल है क्या। तो ध्यान रखिएगा, मैं 11th क्लास की एक मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक निकालता हूं। मैक्रो इकोनॉमिक्स मेरे साथियों 12th क्लास की मैं इमेजेस आपको बताता हूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन सी और माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सी है। जरा यहां पर देखना आप लोग मेरे साथियों, ये दोनों की दोनों किताबें आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, एक तरफ ये वाली किताब है मेरे साथियों, उम्मीद करता हूं ये आपको दिखने में आ रही होगी। मतलब ये देख लें, दोनों किताबें एक जैसी मिल रही है ना। एक मैक्रो है, एक माइक्रो है। इसी को मैं यहां पर ले लेता हूं और वहां पर भी इसको ऐड कर देता हूं। मुझे तो केवल आपको बेसिक सी बातें बतानी कि भैया दो अलग अलग किताबें हैं और दोनों किताबों को हम लोग कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देखें तो यहां पर भी आपको देखने को मिलेगी। ये मेरे दोस्त मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ये क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स है। और एक और है मेरे साथियों जिसे आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। ये ज्यादा सही है यार पिक्चर, ठीक है ना। आइए जरा इसको मैं यहां पर ऐड कर देता हूं, क्या क्या खास बातें हैं, है ना। तो मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमिक्स की बातों को मैं यहां पर ऐड कर देता हूं। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे मेरे साथियों, आपको देखने को मिली होगी ये चीजें, है ना। ये लीजिए, ये देखिएगा, ये दरअसल एक किताब मैंने यहां पर आप लोगों के लिए क्या करी है, ऐड ऑन कर दी है ना। ये किताब आप यहां पर देखिएगा। इस किताब को मैं इधर भी ले आता हूं, थोड़ा सा इधर आ जाइए बहन जी, आप भाई साहब आप, ठीक है बहन जी क्यों कहें। आप यहां पर देखेंगे तो मेरे साथियों ये दोनों किताबें आपको देखने को मिल रही है। यहां पर लिखा है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब होता है छोटी छोटी, ध्यान रखना, बहुत छोटी छोटी। और मैक्रो का मतलब होता है समस्त, हर चीज को। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, तो ध्यान रखिएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, तो बिल्कुल छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे। जैसे कि क्या क्या, कभी कभी विषय पूछ भी लेता है क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मेरे साथियों मांग, और मांग को हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड। देखो, मांग को हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड बोलते हैं। शब्दों की महत्ता है, मेरी मांग पूरी करो और मेरी मांग पूरी भरो। ध्यान रखिएगा, ये दोनों में अंतर है। आप समझ जाओगे क्या अंतर है अभी तो, है ना। तो मेरे साथियों एक शब्द है, ध्यान रखिएगा, वो है डिमांड। डिमांड बहुत छोटी चीज है।
हर व्यक्ति की डिमांड अलग अलग हो सकती है। जैसे मुझे जलेबी पसंद है, आप लोगों को सेवफल पसंद होगा, किसी को अनार पसंद होगा, किसी को कोई और पसंद होगा, ध्यान रखना है। तो बस वही मैं कहता हूं, डिमांड इसमें पड़ेंगे। डिमांड के बाद में मेरे साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि भैया कीमत, हर एक वस्तु की कीमत भी अलग अलग होती है, प्राइस, तो प्राइस भी इसी में पड़ेंगे, कीमत का संबंध भी इसी से है। अगर पूछा जाए प्रति व्यक्ति आय, तो हर एक व्यक्ति की आय अलग अलग होती है। तो प्रति व्यक्ति आय मेरे साथियों कहां पर पड़ी जाएगी, पीसीआई हम इसे कहते हैं, पर कैपिटा इनकम, यह भी इसके अंतर्गत आएगा, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। क्यों? क्योंकि बहुत छोटी छोटी बात है। तो डिमांड हो गया, कीमत हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया मेरे साथियों, ये सारी की सारी चीजें हम लोग किसमें पढ़ने वाले हैं, तो इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं ये बेसिक सी बात आपको समझ में आई होगी जो मैं समझा रहा हूं, ठीक है। वैसे ही मेरे दोस्त, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में किस चीज को पढ़ेंगे, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे गरीबी को। मुझे बताओ, कोई एक व्यक्ति की गरीबी नहीं पढ़ेंगे, यहां हम लोग समस्त चीजों को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। तो पुअर्टी मेरे साथियों, वहीं पर बेरोजगारी, बेरोजगारी किसके संबंध में याद रखना है आपको, तो अनएम्प्लॉयमेंट आप इसे कहते हैं, है ना। बेरोजगारी का मतलब होता है अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट मेरे साथियों कहां पर देखने को मिलेगा आपको, ये मैक्रो का हिस्सा है। वहीं पर राष्ट्रीय आय, क्या बोलेंगे मेरे साथियों, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, ये किसका हिस्सा है, तो ध्यान रखिएगा नेशनल इनकम जो है मेरे साथियों, ये भी आपका समष्टि का हिस्सा है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना, ये कुछ बेसिक सी बात मैंने यहां पर आपको करके बताई है। ये कुछ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है जो कि मैंने आज आपको बताने की कोशिश की है। बेसिक सा पार्ट है, बहुत बेसिक सा पार्ट है, इसलिए मैं ज्यादा इस पर बल देकर के आपको इस चीजों को पढ़ा रहा हूं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दो पार्ट में मेरे साथियों इकोनॉमिक्स को बांट करके देखा गया है, ठीक है। दो पार्ट को हम बांट करके देखते हैं, बहुत बढ़िया। उत्पादन और लागत किसका है, उत्पादन जो है प्रोडक्शन मेरे साथियों, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, ठीक है। लागत भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। तो प्रोडक्शन आप यहां पढ़ोगे, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आपको समझ में आई होगी। अब चलिए हम एक रूपरेखा बनाते हैं मेरे दोस्त, और वो रूपरेखा बनाएंगे आप लोगों के लिए किससे संबंधित, तो ध्यान रखिएगा वो अर्थव्यवस्था के प्रकार से संबंधित। तो हेडिंग डालेंगे सब लोग, अर्थव्यवस्था के प्रकार। मुझे पता है कि यहां पर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, कोई बात नहीं, हम बेसिक सी जो हमारी रूपरेखा है उसी को आगे बढ़ाते हुए चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अब मैं अर्थव्यवस्था के प्रकारों के बारे में डिस्कस करूंगा कि अर्थव्यवस्था के दरअसल कितने प्रकार है। आप सबने सुने होंगे मेरे दोस्त, अगर नहीं सुने तो अभी सुनना मेरे मुखवाणी से। और वो बात क्या है, अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में। अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार। और अर्थव्यवस्था के प्रकारों को हम अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसे अंग्रेजी शब्द के रूप में जाना जाता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ध्यान रखना, यहां इकोनॉमिक्स नहीं है, यहां इकोनॉमी है, अंतर है। अब आपके मन में, किसी के मन में सवाल आ गया होगा, सर आपने पहले इकोनॉमी नहीं बताया, डायरेक्ट इकोनॉमिक्स के प्रकार, इकोनॉमी के प्रकार के बारे में ही आ गए आप। तो मेरे दोस्त कोई आवश्यकता नहीं उस चीज की, इसलिए मैंने नहीं बताया, नहीं तो आपकी कसम मुझे शर्म नहीं आती बताने में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था के प्रकारों के बारे में हम बात करें तो आपने सबने सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना मुझे बताओ। आपने ओपन इकोनॉमी का नाम सुना होगा, आपने क्लोज्ड इकोनॉमी का नाम सुना होगा, आपने मेरे साथियों हम बोलेंगे अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के बारे में सुना होगा, आपने कैपिटलिस्टिक या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, इन सब के बारे में सुना होगा, ठीक है। ध्यान रखना, इन सब के बारे में आपने क्या किया होगा, सुना होगा, ठीक है। तो दरअसल ये जो अर्थव्यवस्था के प्रकार है, जैसे खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, ध्यान रखिएगा, ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, है ना, वैसे ही आपकी समाजवादी या राज्य आधारित, जिसे आप सोशलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं मेरे साथियों, ठीक है। उसके बाद में आपने एक शब्द सुना होगा मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना, और आपने सुना होगा मेरे साथियों, मतलब तमाम प्रकार की इकोनॉमिक्स के बारे में सुना होगा। वो सब की सब इकोनॉमिक्स के बारे में मैं आप लोगों के साथ में यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। तो इकोनॉमिक्स के प्रकार की, इकोनॉमी के प्रकार की हम बात करें तो इकोनॉमी के प्रकार को दरअसल 3 आधारों पर बांटा गया है ना। इसको 3 टाइप्स में देखा जाता है।
पहला है वैदेशिक संबंधों के आधार पर। वैदेशिक संबंधों के आधार पर, वैदेशिक संबंध का मतलब है विदेशों के साथ हमारे देश की इकोनॉमी का संबंध कैसा है। वैदेशिक संबंधों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन रिलेशन। तो ध्यान रखिएगा, वैदेशिक संबंधों के आधार पर का मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन रिलेशन। ध्यान रखिएगा, हमारे विदेशों के साथ में संबंध कैसे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑन द रिलेशन ऑफ अदर कंट्रीज हम इसे कह सकते हैं, या ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन रिलेशन। चलिए छोड़िए इसको, कल ही हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको कल ही बताऊंगा। खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, ये सब के बिंदुओं के बारे में हम लोग कल ही बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बहुत सारी बातें हो गई है, बेसिक सी चीजें हैं। आप लोग आराम से इसको पढ़िएगा और खूब कोशिश करिएगा कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं और लिखें इसको। बाकी जिन लोगों ने पहले से पढ़ रखा है वो लोग अलग से कुछ भी मत पढ़ना मेरे साथियों, इसको पढ़ लेना। सर आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनय कुमार है, ठीक है, बहुत बढ़िया। रेगनर फ्रिश्क कौन थे? रेगनर फ्रिश्क ने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था, मैक्रो और माइक्रो के बारे में, है ना। ये थे रेगनर फ्रिश्क। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आपने पूछा तो मैंने बता दिया। चलो कोई बात नहीं, यहां तक की बातें समझ में आ गई क्या? एक बार सभी लोग मुझे बता दें, है ना। आपको क्लासेस कैसी लगी? प्लीज क्लासेस कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर कोई भी दिक्कत होगी या कोई भी समस्या होगी तो मैं आप लोगों के लिए बैठा हूं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। किसी का कोई डाउट हो तो रुक जाइए, नहीं तो फिर मेरे साथियों हम लोग अब कल मुलाकात करेंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पूछ रहे हैं वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम उज्जैन, ठीक है, अवंतिका। ओके ठीक है भाई, मैं उज्जैन से हूं, अवंतिका नगरी से हूं, शिप्रा नदी के किनारे महाकाल नगरी से हूं, ठीक है, यही मेरी पहचान है। थोड़ा बड़ा लिखना है, अच्छा ठीक है भाई। ऐसे मैं बोलता रहता हूं भाई साहब कि मैं क्या लिख रहा हूं, तो मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं बड़ा लिखने जाऊंगा तो फिर मैं अच्छे से लिख नहीं पाऊंगा, है ना। बहुत बढ़िया। क्लास का टाइम बदलवाने की भी बात कर रहे हैं। देखो टीम के द्वारा जो मुझे एप्रोप्रिएट समय दिया गया है वो यही दिया गया है। मतलब मैं खुद भी चाहता हूं, आप खुद सोचो, क्या मेरी इच्छा नहीं होती अपनी बीवी के साथ कहीं मार्केट में जाकर पानी पतासी खाने की, या फिर उसे कहीं घुमाने की, या फिर मेरे घूमने की। लेकिन क्या करूं, मैं भी अपनी इच्छाओं को मारकर आपको यह समय दिया हूं, ठीक है। मतलब दिन में तो यूं भी नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी मेरे दोस्त समय ही ऐसा है और हम क्या कर सकते हैं। हमारे मतलब मैंने कोशिश की थी कि समय चेंज हो जाए लेकिन नहीं हुआ, तो फिर क्या दिक्कत है, ठीक है। 1 महीने की बात है, 1 महीने तक पानी पतासी नहीं खाएंगे, ऐसा क्या है, ठीक है। और अगर खाना ही होगी तो 9:30 बजे से पहले जाके आ जाएंगे। चलिए दोस्त आज के लिए इतना ही करते हैं, शेष वार्ता आप लोगों से कल करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, राधे राधे, खूब सारा प्यार, गुड नाइट सभी को, लव यू।